बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टॉपिक बेटा जो हमने चैप्टर पढ़ा था, दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर बुक, जो मैंने आपको रिकमेंड की है। जस्ट आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिए, तरीकेकार भी बता दिया कि किस तरह से आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इसी तरह से बेटा आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं जिस तरह से मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करके दिया कैपएम का भी। अगला टॉपिक बेटा हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको दूंगा। आप लोगों ने इससे पहले अगर रेशियोज पढ़ी हो, करंट रेशियोज, क्विक रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज वगैरह, अगर आप लोगों ने ये पहले टॉपिक पढ़ा हुआ तो बेटा अभी हम डिस्कस करने लगे हैं तो बता दें, फिर हम स्किप कर लेते हैं, कोई और चैप्टर शुरू कर लेते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो फिर हम इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जी बेटा, क्योंकि 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं तो मे पॉसिबल किसी ने पढ़ा हो, किसी ने ना पढ़ा हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बेटा आप लोगों ने चैप्टर अगर पहले पढ़ा हुआ है तो जस्ट टेल मी। सर हमने एमबीए वालों ने ये पढ़ा हुआ है सर। एमबीए वालों ने पढ़ा हुआ जी, एमकॉम 4th एंड एमकॉम 2nd। बोले बेटा, एमकॉम 4 से बोले, एमकॉम 2nd से बोले बेटा। हमने नहीं पढ़ा सर ये वाला। सर नहीं पढ़ा हमने। चलें हम इसको फिर स्टार्ट कर लेते हैं। अगर जिन्होंने पढ़ा, चले बेटा आप लोगों की थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि तीनों सेक्शंस का कोर्स आउटलाइन सेम है, इस वजह से पेपर भी सेम ही बनेगा। सो दैट्स व्हाई फिर ये सबको आना चाहिए। तो मैं चलें इसको थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे वो भी हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? सर वही हमारी 5 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जहाँ से हमें पोजीशन का, परफॉर्मेंस का, कैश फ्लोज का पता चलता है। ओके, उसमें आपकी इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, उसमें आपकी बैलेंस शीट आ जाती है, उसके अंदर आपकी रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट्स एंड सो ऑन, मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। दो स्टेटमेंट्स बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज बैलेंस शीट, जिसकी मैं आपको रेशियोज पढ़ाऊंगा आगे फर्दर, जो हमारा मेन टॉपिक है रेशियोज वाला एनालिसिस का। एंड सेकंड वन इज इनकम स्टेटमेंट। जी बेटा, बैलेंस शीट किसी कंपनी के बारे में क्या बताती है? अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो आपको किस कंपनी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? कंपनी के एसेट सर लायबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। फाइनेंशियल पोजीशन सर उसके बैलेंस शीट स्पेसिफिक डेट पे। बिल्कुल सही बोला बेटा, उसके फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगी, और जो बैलेंस शीट होती है बेटा ये किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करेगी। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास एसेट्स क्या हैं, कंपनी की लायबिलिटीज क्या हैं, कंपनी की ऑनर इक्विटी क्या है, यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, इसको डिस्कस किया जाता है। इनकम स्टेटमेंट बताती है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, कंपनी लॉस में जा रही है। ये दो मेन स्टेटमेंट्स है बेटा जिसके ऊपर ये पूरे का पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और ये दो स्टेटमेंट्स के कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर जो रेशियोज हैं उसको कैलकुलेट करके आपने कंपनी के बारे में क्या प्रेडिक्शन देनी है, ये कंपनी के बारे में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरह इनकम स्टेटमेंट की रेशियोज को पढ़ने के बाद जो आंसर्स निकलेंगे उन आंसर्स को कैसे रीड करना है। कैलकुलेशन इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, कैलकुलेशन बहुत आसान है। एक एक लाइन का फॉर्मूला होगा, मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर निकलेगा उस आंसर को आपने कैसे रीड करना है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द इंपॉर्टेंट टास्क इन दिस चैप्टर। अगर आपको वो पढ़ना आ गया तो इसका मतलब है कि आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँ जी पेप्सी कंपनी का डाटा उठाओ पिछले 5 साल का और मुझे बताओ पिछले 5 सालों में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आप क्या करोगे, आप उसकी 5 साल की बैलेंस शीट उठाओगे, उसके अंदर जो मैं रेशियोज पढ़ाऊंगा वो आप कैलकुलेट करोगे, उसके बाद रेशियोज के आंसर लिखोगे, देन आप बताओगे जी 2015 में ये था, 16 में ये है, 17 में ये है, 18 में ये है, 19 में ये है, 20 में ये है। तो 20 तक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रही उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो मेन टास्क होगा बेटा वो यही होगा कि मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि आप लोगों ने कंपनीज की रेशियोज कैसे कैलकुलेट करनी है और उन रेशियोज को फिर आप लोगों ने इंटरप्रेट कैसे करना है। ओके,
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे व्हाट डज मीन बाय रेशियो। इस तरह हम कहते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियो का एनालिसिस करेंगे, तो रेशियो क्या होती है जी एनीवन, व्हाट इज रेशियो? सर किसी दो चीजों को आपस में कंपेयर करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने मैथ्स के अंदर इस तरह पढ़ा करते थे 2:4, इस तरह भी पढ़ा करते थे, या इस तरह के न्यूमेरिकल आते थे 6:8। तो क्या करते थे अगर हम इसको सॉल्व करना हो, इस 2 को हम क्या करते थे अगर रेशियो खत्म करनी हो? तो डिवाइड। हाँ बेटे डिवाइड किया करते थे। ये मैथ्स का मैं वैसे छोटा सा रूल लिख रहा हूँ ऐसे। अच्छा, अब 2 को डिवाइड करते 2 को आपने 4 से डिवाइड किया फॉर एग्जांपल, तो क्या आंसर आया? 0.5 आ गया फॉर एग्जांपल, 0.5 आ गया आंसर। इसी तरह 6 को आपने 8 से डिवाइड किया तो यहाँ पे समथिंग कोई भी आंसर 0.75 कुछ आंसर आ गया फॉर एग्जांपल। अब ये जो 0.5 आया है दिस इज कॉल्ड रेशियो। ये जो आंसर 0.75 आया दिस इज कॉल्ड। क्वेश्चन इज दैट कि ये 0.5 क्या शो कर रहा है? ये 0.5 क्या शो कर रहा है? तो बेसिकली अगर हम रेशियो को डिफाइन करें तो रेशियो को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि व्हेन वन अकाउंटिंग नंबर is divided by an other accounting number for getting useful information is called ratio. When one accounting number is divided by another accounting number for getting useful information is called ratio. For example, आप कहते हैं जी मैं एक रेशियो का नाम लिख देता हूँ, आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी जिन लोगों ने पहले चैप्टर पढ़ा हुआ करंट रेशियो। फॉर एग्जांपल ये मैं अभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये करंट रेशियो क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब क्या होता है। देखिए बेटा मैंने बोला कि रेशियो को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट नहीं होगा, प्रॉब्लम सिर्फ ये आएगी कि आपने उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। अच्छा जी, मैं कहता हूँ करंट रेशियो निकालो, उसका फॉर्मूला होता है जी करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स आपको पता होते हैं वो एसेट जो विद इन 1 ईयर आप यूज करते हैं, करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जिनको आपने विद इन 1 ईयर पे करना होता है। अब आपके सामने यहाँ पे करंट एसेट्स की भी एक वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 50,000, करंट लायबिलिटीज मैं कहता हूँ जी 25,000 फॉर एग्जांपल, और आंसर निकला है 2। This is the definition of ratio when one accounting number is divided by another accounting number for getting useful information, that is called ratio. अब ये जो 2 है ये किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 कंपनी के बारे में कुछ बता रहा है, ये 2 कंपनी की करंट रेशियो के बारे में कुछ बता रहा है। इसको कैसे पढ़ना है, कैसे इंटरप्रेट करना है बेटा, ये हमारा आज का टास्क होगा। यानी रेशियोज कैलकुलेट करना डिफिकल्ट नहीं होगा, डाटा आपको गिवन होगा, जैसे मैंने अभी बोला आपने उस डाटा में से करंट एसेट्स उठानी है, करंट लायबिलिटीज उठानी है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है, करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है। कि आप माशाल्लाह पहले सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स भी आपने पढ़े हुए हैं, तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो विद इन 1 ईयर यूज होते हैं, जिसमें कैश आ जाएगा, जिसमें आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी, जिसमें आपके अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाएंगे। इसी तरह करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जिनको आपने विद इन 1 ईयर पे करना होता है, जिसमें आपके शॉर्ट टर्म लोन्स आ जाएंगे, अकाउंट्स पेएबल्स वगैरह आ जाएंगे। तो चलिए ये तो हो गया रेशियो की डेफिनेशन। कि जो रेशियो का मतलब है कि जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे और उससे हम यूजफुल इंफॉर्मेशन गेटिंग करेंगे तो उसको दैट इज कॉल्ड रेशियो। 2 तरह के बेटा मैं रेशियो यहाँ पे पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम तो ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ पे तरतीब वाइज लिखता जाऊंगा, तो इससे एक डायग्राम से ड्रॉ होगी, वो डायग्राम आप लोगों को हेल्प आउट करेगी याद रखने में कि कौन सी रेशियो किसके अंडर आती है। 2 बेटा रेशियोज पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज बैलेंस शीट रेशियोज, and number 2 is income statement ratios. यानी हम इसके अंदर रेशियोज के अंदर 2 किस्म की रेशियोज को डिस्कस करेंगे। पहली रेशियो होगी आपकी बैलेंस शीट रेशियोज और दूसरी होगी आपके पास इनकम स्टेटमेंट रेशियोज। अच्छा, अब बैलेंस शीट रेशियोज का मतलब है कि इसमें जितने भी हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे वो सारे का सारा डाटा जो उसका उठाया जाएगा वो बैलेंस शीट से उठाया जाएगा, और वो रेशियोज कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताएंगी, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेंगी। अच्छा, अब इस बैलेंस शीट रेशियोज के अंदर जो हम मुख्तलिफ रेशियोज पढ़ेंगे, द फर्स्ट रेशियो इज लिक्विडिटी रेशियोज। मैं अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूं, इसके बाद फिर हम इसको तरतीब वाइज 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एंड नंबर 2 इज लिवरेज रेशियोज। ये विषय का आपने लिखना है तो उसको साथ साथ लिख ले, क्योंकि मैंने इसी तरतीब से आपको पढ़ाना है। इनकम स्टेटमेंट रेशियोज के अंदर 3 रेशियोज को हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज कवरेज रेशियोज,
Number 2 is called activity ratios, and number 3 is called profitability ratios. ये बेटा कंप्लीट रेशियोज हैं जिसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। तो जो बैलेंस शीट रेशियोज के अंदर रेशियोज आएंगे उनका जो डाटा है वो आपने बैलेंस शीट से उठाना होगा। इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो रेशियोज आएंगे उसका जो डाटा है वो हम उठाएंगे इनकम स्टेटमेंट में से। जो बैलेंस शीट रेशियोज हैं वो शो करेंगे किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को, कंपनी फाइनेंशियली तौर पे कैसी है, और जो इनकम स्टेटमेंट रेशियोज होंगी ये बेटा कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताएंगे। गॉट इट बेटा? समझ आ गई तरतीब यहाँ पे? यस सर। ओके, अब मैं तरतीब वाइज स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट रेशियोज, और बैलेंस शीट रेशियोज के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज। जी बेटा, टेल मी लिक्विडिटी रेशियोज किसी भी कंपनी के बारे में क्या बताती हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर जितने भी हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे उसके जो आंसर्स निकलेंगे वो आंसर्स कंपनी के बारे में क्या बताएंगे। जी एमबीए थर्ड बेटा, लिक्विडिटी रेशियोज क्या बताएंगे कंपनी के बारे में? सर ये कैश के बारे में सर। सर डेट पे करने के बारे में बताएंगे कंपनी के। और ये बताएगी कि एवरी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं। और बेटा? सर इससे बेसिकली ये पता चलता है कि कंपनी कितनी लायबल है अपने ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस? सर लायबिलिटी जो होती है कंपनी की वो बेटा लायबिलिटीज बहुत तरह की होती हैं, ये को स्पेसिफिक लायबिलिटी की बात करंट की सर शॉर्ट टर्म डेट। yes that's the answer beta, that's the answer. It shows the firm's ability to pay its short term debts, यानी ये रेशियोज बताएंगी कि कंपनी की एबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेट, कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेट्स पे करने की एबिलिटी रखती है या नहीं रखती। ये रेशियोज बताएंगी आपको लिक्विडिटी रेशियोज। इसीलिए मैंने बोला कि सबसे पहले आपको डेफिनेशन अंडरस्टैंड होनी चाहिए। These ratios shows the firm's ability to pay its short-term debts. Short-term debts का मतलब होता है pay its current liabilities. तो इसके अंदर जो आप लोगों ने रेशियोज पढ़नी है वो that is current ratio. इसका फॉर्मूला होता है current assets divided by current liabilities. चलें, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लिखा था करंट एसेट्स हैं आपके पास 50,000, करंट लायबिलिटीज हैं आपके पास 25,000, आंसर इज 2। जी कैसे इसको रीड करेंगे? ये 2 क्या बता रहा है कंपनी के बारे में? सर अगर रुपया हमारे पास लायबिलिटी है तो हमारे पास उसको पे ऑफ करने के लिए 2 रुपए हैं। इसको जब भी आपने किसी भी रेशियो को पढ़ना है बेटा हमेशा इसको आपने कंपेयर 1 से करना है। 1 रेशियो जो भी आंसर निकले 1 रेशियो दैट आंसर। तरीका बता देता हूँ पढ़ने का, अगर कभी आपको इंटरप्रिटेशन करने में प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट को तो कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाता है। जब भी कोई आंसर निकले तो उसके शुरू में 1 लिख लें। अच्छा, अब ये जो 1 होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो नीचे आपके पास जिस चीज से डिवाइड हो रहा है, ये 1 उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो आंसर होगा वो आंसर रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो वैल्यू जो आपने अमाउंट ऊपर लिखी है। यानी यहाँ पे जो आंसर है जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट लायबिलिटी को, और जो 2 है ये रिप्रेजेंट करेगा करंट एसेट्स को। ये मैं आपको जस्ट इंटरप्रेट करने का तरीका सिखा रहा हूँ, अगर कभी आपको भूल जाए कि इंटरप्रेट कैसे करना है। कुछ रेशियोज को तो इंटरप्रेट करना बड़ा आसान है, लेकिन कुछ रेशियोज में जाके इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो फिर आप लोगों ने इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप उसको कंपेयर करें 1 से। जो 1 होगा वो नीचे वाली अमाउंट को शो कर रहा होगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, और जो 2 होगा जो भी आंसर निकलेगा 2 में जो भी आंसर निकले वो आपकी ऊपर वाली वैल्यूज को शो कर रहा है। अब इसका मतलब ये है अगर किसी कंपनी में किसी का 1 रुपया करंट लायबिलिटीज का देना है, उसको पे करने के लिए कंपनी के पास 2 रुपीज के करंट एसेट्स पड़े हैं। यानी अगर हमने किसी का 1 रुपया करंट लायबिलिटीज का देना है तो उसको पे ऑफ करने के लिए हमारे पास 2 रुपीज पड़े हुए हैं। जितनी ये रेशियो ज्यादा होगी कंपनी उतनी ही अच्छी कंसिडर की जाएगी फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? तो इसका मतलब ये है कि कंपनी इस काबिल है कि वो अपने शॉर्ट टर्म लोन्स को बहुत जल्दी पे कर रही है। बेटा याद रखिएगा, जो कंपनी शॉर्ट टर्म लोन्स पे करने की एबिलिटी रखती है इसका मतलब है कि वो इतना अर्न कर रही है, वो इतना कमा रही है कि वो अपना जो पे भी किए जा रही है साथ साथ और अपना प्रॉफिट भी लिए जा रही है। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं वो 1 साल के अंदर अंदर पे करने होते हैं, तो इसका मतलब कि आप इतना कमा रहे हैं
कि जिसकी वजह से आप जो है वो अपना शॉर्ट टर्म लोन पे करते जा रहे हैं। जितनी ये रेशियो ज्यादा होगी उतना ही आपको आप कंपनी को अच्छा कंसिडर किया जाएगा फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर दो कंपनीज हों और दोनों को कंपैरिजन किया जाए, एक कंपनी का आंसर है 2 और एक कंपनी का फॉर एग्जांपल आंसर निकलता है 6, तो हम कंपनी बी को प्रेफर करेंगे क्योंकि कंपनी बी के अंदर जो पेमेंट करने की एबिलिटी है वो 6 रुपीज है। तो अगर आपस में कंपनीज को कंपेयर करना हो तो फिर हम दोनों कंपनीज के आंसर निकालेंगे, जिसका आंसर हायर होगा हम उस कंपनी को प्रेफर करेंगे फॉर द इन्वेस्टमेंट। ओके, सेकंड रेशियो हमारे पास क्विक रेशियो। द फॉर्मूला इज करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसको क्विक रेशियो भी कहते हैं, इसको हम लोग एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। ये मैं नाम इसलिए लिख रहा हूँ डिफरेंट, ताकि अगर कोई भी नाम इसमें से पेपर में आ जाए तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम है जी करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब ये क्या बता रही है? कि $1 करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए हमारे पास कितने लिक्विड एसेट्स हैं। चलें, ये भी ठीक है, कितने लिक्विड एसेट हैं। अब मुझे बताएं इन दोनों रेशियो में फर्क क्या है? करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों एक ही चीज नहीं बता रही कंपनी के बारे में, कि कंपनी ने अगर किसी की 1 रुपए की लायबिलिटी पे करनी है तो उसके पास कितने उसके पास एसेट्स पड़े हैं। तो ये सेकंड रेशियो फिर अलग से करने की क्या जरूरत है? क्योंकि सर हमारे पास इन्वेंट्री कुछ वर्थ डॉलर्स की तो पड़ी है, लेकिन उसको सेल आउट करने के लिए हमें टाइम लगता है, तो इसलिए हमने सेकंड रेशियो निकाली है ताकि हम जो कैश इन हैंड है जो हमारे पास इस वक्त चीज है हम उससे कितना पे ऑफ कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही बोला बेटा कि इन्वेंट्री जो है, अगर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इन्वेंट्री भी नहीं पड़ी, या अगर इन्वेंट्री पड़ी भी हुई है तो क्योंकि अभी तक वो सेल आउट नहीं हुई, तो अगर हम उसको भी निकाल दें तो क्या फिर भी कंपनी के पास ये एबिलिटी है कि वो लोगों के पैसे पे कर सकती है, यानी एक अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकती है? अगर इस रेशियो का भी आंसर बहुत अच्छा है तो दैट कंपनी इज आल्सो कंसीडर्ड अ वेरी गुड कंपनी, क्योंकि ये जो इन्वेंट्री है यहाँ पे माइनस किया जाए, हालांकि इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट ही है, याद रखिएगा ये इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट ही है, लेकिन इसको हम कहते हैं इस एसेट को भी अगर हम माइनस कर दें, सपोज करें कि ये भी हमारे पास नहीं है, तो क्या जो बाकी अमाउंट बचती है उससे हम पैसे पे ऑफ कर सकते हैं कि ये नहीं कर सकते? आप ये कह लें कि जो क्विक रेशियो है ये करंट रेशियो का अगला वर्जन है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि क्या अगर हम अपनी इन्वेंट्री को माइनस कर दें, सपोज करें कि हमारे पास नहीं पड़ी हुई, या अगर पड़ी भी हुई है तो अभी सेल आउट नहीं हुई, तो बाकी जो अमाउंट हमारे पास पड़ी है क्या हमारे पास ये एबिलिटी है कि उस पैसे से भी हम जो है वो अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली, बट अगर ये रेशियो भी किसी कंपनी की बहुत अच्छी आ रही है तो दैट कंपनी इज आल्सो कंसिडर्ड अ वेरी गुड कंपनी फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये दो रेशियोज बेटा बताएंगी कि हाउ द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लोन्स। ओके जी, सेकंड रेशियो है हमारे पास इसमें लिवरेज रेशियोज। जी ये क्या बताती है कंपनी के बारे में? जी जिस तरह आपने बताया कि जी जो हमारी लिक्विडिटी रेशियोज हैं वो ये बताती हैं कि कंपनी अपने डेट को पे कर सकती है या नहीं कर सकती। कौन सा डेट? शॉर्ट टर्म डेट्स की हमने बात की थी जी। अब ये लिवरेज रेशियोज क्या बताएंगे किसी कंपनी के बारे में? बोले बेटा क्या हुआ? यस नो में आंसर तो दिया करें, कि नहीं पता तो मैं बेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा होता हूँ। सर लिक्विडिटी में करंट एसेट्स, सर ये परचेज ऑफ एसेट के बारे सर में इसमें लॉन्ग, जी नुमान बेटा बोलें दोबारा। सर परचेज ऑफ एन एसेट के बारे में, परचेज और एसेट के बारे में। जी समीन बेटा आप बोलें दोबारा, क्या बोल रहे थे? सर इसमें लॉन्ग टर्म डेट की बात होगी। लॉन्ग टर्म डेट की बात होगी, ओके। और इसके अलावा? सर लॉन्ग टर्म करने की आएगी बात। सही
बायर से कितना कैपिटल आ रहा है? ओके सर बहुत की बात नहीं होगी, बहुत डेट की। के बारे में बात होगी सर इसमें। अच्छा जी, These ratios shows the indebtedness of the company. Basically ये ratios बताएंगी indebtedness of the company के बारे में। indebtedness का मतलब है कि कंपनी ने कितना कर्जा लिया हुआ है। लोन के बारे में बताएंगी कि कंपनी जो है वो लोन पे चल रही है, यानी जिस तरह आप लोगों को नहीं, अगर आपको पता हो तो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर का एक वर्ड सुना हो, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कितना कंपनी ने डेट लिया हुआ है, कितनी कंपनी की इक्विटी है। ये हम चैप्टर पढ़ेंगे भी कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से, इसके बाद शायद हम वही स्टार्ट करें। तो जिसके अंदर हम लोग बताते हैं कि कंपनी के पास डेट कितना है, कंपनी का इक्विटी कितनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक मेडिकल स्टोर खोला है, मैं कहता हूं जी मेडिकल स्टोर खोलने के लिए टोटल मेरा लगा 30 लाख फॉर एग्जांपल। उस 30 लाख में से मैं कहता हूं जी 20 लाख मैंने लोन लिया है, 10 लाख जो है वो मैंने अपनी जेब से डाला है। तो आप उसकी रेशियोज कैलकुलेट कर ले कितने परसेंट बनती हैं, 20 लाख डिवाइड बाय 30 लाख एंड 10 लाख डिवाइड बाय 30 लाख। तो आपके पास पता चल जाएगा जी आपके पास कितना लोन है, कितना आपके पास इक्विटी है परसेंटेज के हिसाब से। तो लीवरेज रेशियोज बताती हैं द इनडेटनेस ऑफ द कंपनी। इनडेटनेस ऑफ द कंपनी का मतलब है कि कंपनी कितनी कर्जे में डूबी हुई है। तो इसके अंदर जो पहली रेशियोज आप लोगों ने हमने की होगी दैट इज डेट टू एसेट रेशियो। जी इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं सिर्फ ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप उसको पूरा लिखेंगे, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। The formula is total debt divided by total assets. Total debt का मतलब होता है बेटा, मैं दोबारा लिख देता हूं, इसमें आपके करंट लायबिलिटीज प्लस फिक्स लायबिलिटीज दोनों होंगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मीन करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स। ये मैं इसको मजीद एलैबोरेट कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो डेट टू टोटल एसेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ओके अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ वैल्यूज पुट की, अब आपने मुझे इंटरप्रिटेशन बतानी है इसकी। आंसर निकला 0.7। मैंने कोई दो वैल्यूज पुट की, टोटल डेट की, टोटल एसेट्स की। मैंने बेसिकली आपको बेटा बताया कि मैंने आपको इंटरप्रिटेशन सिखानी है, तो इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने सीखनी है यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ वैल्यूज पुट की 0.7। अब इसको आप कैसे रीड करेंगे, अगेन मैंने बोला हमेशा रीड करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि शुरू में 1 लगा लिया करें, 1 से कंपेयर करना, 1 मीन होल वैल्यू। अब बताएं इसको कैसे पढ़ेंगे। इस तरह आप पीछे बता रहे थे ना कि मतलब 1 रुपए की करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए हमारे पास जो है वो 2 रुपीज एसेट्स के थे। अब इसको कैसे पढ़ेंगे जरा बताएं, अब आपने इंटरप्रिटेशन करनी है। हमारे पास एसिड मतलब हमारे पास है, लेकिन डेट हमारे पास 0.7 है। जी नुमान बोले बेटा दोबारा। सर एसिड्स हमारे पास एक रुपए के, लेकिन हमारे पास जो लायबिलिटीज है वो 0.7 की है। जी समीन बेटा आप बोलने लगे थे। जी सर, मैं कह रही थी कि अगर फॉर एग्जांपल $1 एसेट को एक्वायर करने के लिए हमने 0.7 का डेट लिया हुआ है,